हाँ तो बच्चों, हम क्लास 9th के लिए ये पहली वीडियो अपने YouTube चैनल में तैयार करने जा रहे हैं। इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए, हम फिज़िक्स ही केवल पढ़ा रहे हैं आपको, इसलिए फिज़िक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 NCERT की बुक में, और NCERT की बुक को फॉलो करते हुए साथ साथ जो साइड बुक्स हैं उनको भी मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ। साइड बुक्स की हेडिंग्स को भी ऐड कर दे रहा हूँ, क्योंकि केवल यदि प्योर NCERT को लेकर चलेंगे तो और ज़्यादा एक न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं कर पाएंगे या और ज़्यादा कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे। हालांकि बड़े कंसंट्रेटेड फॉर्म में, बड़े ही डेंस फॉर्म में दिया हुआ है, उसको डाइल्यूट करके ये जो साइड बुक्स हैं वो लिखती हैं और अच्छा है। NCERT को समझने के लिए ये साइड बुक्स की भी आवश्यकता पड़ती है। तो जो NCERT में दिया है उसको तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ में मैं आपको साइड बुक्स की भी कुछ न्यूमेरिकल्स हुए या जो थ्योरीज उससे रिलेटेड हुई इसको मैं बताऊंगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। इसका नाम है गति, मोशन। अब गति कहते किसे हैं, इसके बारे में सामान्यतया वस्तुओं की दो अवस्थाएं होती हैं। एक गतिमान अवस्था होती है और एक स्थिर अवस्था होती है, या एक गति की अवस्था होती है, गति की अवस्था, और दूसरी अवस्था होती है स्थिर अवस्था। तो गति की अवस्था में कोई वस्तु कब कही जाती है और कोई वस्तु स्थिर अवस्था में कब कही जाती है। तो फिजिक्स में खासकर जो गति की डिफिनीशन दी जाएगी वो वस्तु के समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तन से है। यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपने स्थान को परिवर्तित करती है, अपने स्थिति को परिवर्तित करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो वस्तु की वह अवस्था जो है गति की अवस्था कहलाएगी। मान लीजिए मैं यहीं खड़ा हूँ तो मैं स्थिर हूँ, अपना हाथ हिला रहा हूँ, सिर हिला रहा हूँ, पैर हिला रहा हूँ, एक ही जगह पर खड़े होकर के मैं सब काम कर रहा हूँ। तो फिजिक्स की भाषा में हम तो इसे कहेंगे कि हम स्थिर अवस्था में ही हैं, लेकिन किसी दूसरे रिस्पेक्ट में मैं गति की अवस्था में भी हो सकता हूँ। तो फिलहाल जो हम लोग फिजिक्स में गति की अवस्था पढ़ेंगे तो ये है। तो गति की अवस्था की डिफिनीशन किस तरह से दी जाती है कि जब किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष परिवर्तित होती है तो वह वस्तु गति की अवस्था में कही जाती है। जब किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष परिवर्तित होती रहती है तब वह वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। जैसे चलती हुई ट्रेन, चलती हुई कार या कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट ले लीजिए, वो सभी की सभी जो है गति की अवस्था में हैं। मैं आपको बता दूं कि एक शॉर्ट नोट टाइप का मैं यहाँ लिखते चल रहा हूँ, आप चाहें तो इससे आप नोट भी बना सकते हैं। ऐसा मैं करना इसलिए पसंद कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे अधिकतर समझ तो लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट नोट दूँ। अब स्थिर अवस्था किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन न हो तो वह वस्तु स्थिर अवस्था में कही जाएगी। तो आइए देखते हैं।
वह वस्तु स्थिर अवस्था में कही जाएगी या वह वस्तु स्थिर अवस्था में होगी। ये मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, आप 8 बजे यहाँ पर देखे कि 8:00 AM पर यहीं पे खड़े थे और 8:30 AM पर देखे यहीं पे हैं, 9:00 AM मतलब सुबह के समय में ये यहीं पे खड़े हैं, तो ये यहीं पे खड़े ही रहे तो आप कहेंगे कि ये गतिमान नहीं है। लेकिन समय जब जो बदलता रहे, बदलते हुए समय के साथ ये आगे बढ़ते चले जाएं या बढ़ते, एक शब्द लिखा गया है परिवर्तित होती रहती है। ये परिवर्तित होते रहना, कंटिन्यूटी जरूरी है। तो यहाँ पर यदि समय के सापेक्ष जैसे 8 बजे यहाँ हैं तो 8:15 पे कहीं यहाँ चले आए, 8:20 पे यहाँ चले आए, 8:30 पे यहाँ चले आए, इस तरह से ये इस व्यक्ति के स्थान में परिवर्तन या इसकी स्थिति में परिवर्तन होता रहता है तो कहा जाएगा कि यह व्यक्ति गति की अवस्था में है। तो इस तरीके से आप गति की अवस्था और स्थिर अवस्था को समझ चुके होंगे। अभी यह चैप्टर पढ़ने के लिए थोड़ा सा ज्ञान आपको होना जरूरी है अदिश राशियाँ और सदिश राशियों के बारे में। यद्यपि भौतिक राशियाँ कई प्रकार की होती हैं, फिलहाल आप लोगों के स्तर पर यह बताया जाता है कि भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। वो सही है, आगे के क्लासेस में जब जाएंगे तो और भी कुछ इसके बारे में देखने, सुनने और पढ़ने को मिलेगा। फ़िलहाल मैं उसका नाम यहाँ पर नहीं लूँगा। आप यही जानिए कि भौतिक विज्ञान में फ़िलहाल आप लोग अपने स्तर पर जानिए या क्लास 9th के स्तर पर जो बताया जाएगा वो यही बताया जाएगा कि भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। और तो एक भौतिक राशि होती है अदिश राशि और दूसरी सदिश राशि। तो आइए अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में हम लोग जानें। अदिश राशियाँ सदिश राशियाँ मान लीजिए किसी ने आपसे समय पूछा क्या समय हो रहा है, आप बताएंगे 7 बज रहे हैं, 7:30 हो रहा है, 8 बज रहा है, 10 बज रहा है। केवल आप एक संख्या बता देंगे कि 10 बज रहा है। कोई पूछे इस कपड़े की लंबाई कितने मीटर है तो आप बताएंगे 3 मीटर है, 4 मीटर है, 5 मीटर है। या कोई आपसे पूछे कि तुम अपने साथ जो सामान ले जा रहे हो वह कितने किलोग्राम का है तो आप कहेंगे 10 किलोग्राम का है, 15 किलोग्राम का है या 20 किलोग्राम का है। तो ये इन भौतिक राशियों को बताने के लिए आपको दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वे भौतिक राशियाँ नाम से ही स्पष्ट है अदिश राशियाँ। अरे मुझे थोड़ी सी इंग्लिश भी लिखते रहना चाहिए। स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज अदिश राशियाँ, अदिश जिसमें दिशा न हो, वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की। आप कहेंगे परिमाण के किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वे भौतिक राशियाँ अदिश राशियाँ कहलाती हैं। आप कहेंगे परिमाण क्या होता है? जैसे मैंने कहा 10 किलोग्राम, परिमाण को अंग्रेजी में मैग्नीट्यूड बोला जाता है, तो ये परिमाण है इसका 10 किलोग्राम। तो जो आंकिक मान होता है, अंक वाला जो मान होता है, इसी को बोला जाता है परिमाण। और ये जो आगे लिखा गया है ये बताने के लिए 10 किलोग्राम है कि 10 लीटर है कि 10 मीटर है। कई ये इसका मात्रक बदल जाने से भौतिक राशि बदल जाएगी। अगर 10 किलोग्राम है इसका मतलब ठोस जैसी कोई पदार्थ है। अगर 10 लीटर कह दें, लीटर कहते ही पता चलेगा कि ये कोई द्रव है, क्योंकि इसको लीटर में, इसका मेजरमेंट लीटर में किया गया है। तो ये जो है
यह परिमाण है या परिमाणात्मक मान है, परिमाणात्मक मान। और ये जो किलोग्राम लिखा जाता है इसको बोला जाता है मात्रक। मात्रक की अंग्रेजी होती है यूनिट, और इसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड, इसको मैग्नीट्यूड। तो आप समझे कि परिमाण का मतलब होता है कोई वस्तु कितनी कम है या अधिक है, उसको शब्दों, उसको अंकों में व्यक्त करने को जो है वो परिमाणात्मक मान। यदि हम कह दें कि मुझे बहुत खुशी है, मैं बड़ा खुश हूँ, या मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत खुशी या बहुत दुखी, उसको अंकों में आप मेजर नहीं कर सकते। तो वह क्वांटिटेटिव एक शब्द आता है, क्वांटिटी जिसकी वैल्यू सम अंकों में बताया जा सके, तो वह परिमाणात्मक नहीं है। खुशी जो है परिमाणात्मक नहीं है, वह क्वालिटेटिव है, उसमें गुण है, उसको गुणों के द्वारा मैं बहुत खुश हूँ, वाह बहुत अच्छा, तो वह क्वालिटेटिव है, वह क्वांटिटेटिव नहीं है। जो वस्तु क्वांटिटेटिव होती है उसमें परिमाण शब्द आता है, क्वांटिटेटिव। अब इसको आप समझ गए होंगे। तो अदिश राशियों की डिफिनीशन क्या होती है? वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, इसकी अंग्रेजी में लिख दूं यहाँ पे मैग्नीट्यूड, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, कार्य, ऊर्जा इत्यादि, इन सबों को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन भौतिक विज्ञान में कुछ राशियां ऐसी भी हैं, कुछ भौतिक राशियां ऐसी भी हैं जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है। वे दिशा के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वे सदिश राशियां कहलाती हैं। तो उनके लिए इसका डिफिनीशन कैसे हम देंगे, इसको कैसे हम बताएंगे कि वे भौतिक राशियां, या आइए पहले समझ लीजिए, अभी डिफिनीशन इसका मैं लिखता हूँ। तो आइए हम समझते हैं सदिश राशियों को। सदिश राशियों को जैसे मैं पूछूं आपसे कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है, आप कह दें कि रेलवे स्टेशन के सामने, और ये पूछूं कि रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो कह दें कि पोस्ट ऑफिस के सामने, बस। तो मैं ढूंढता ही रह जाऊंगा कि रेलवे स्टेशन पोस्ट ऑफिस के सामने और पोस्ट ऑफिस रेलवे स्टेशन के सामने। इस तरह से कोई ढूंढ नहीं पाएगा। यदि मैं ये कहूँ कि मेरा घर यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, चले जाइए, यदि आप नहीं देखे हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, यदि मुझे कोई नहीं जानता है वहाँ किसी एरिया विशेष में, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको ढूंढने में बहुत परेशानी पड़ेगी, और ऐसा भी संभव है कि आप ढूंढ ना पाएँ जब तक कि
मैं इसके साथ साथ अपने घर की स्थिति को बताने के लिए केवल परिमाण तो बता रहा हूँ कि 5 किलोमीटर, लेकिन इसके साथ साथ जब तक मैं आपको दिशा न बताऊँ तब तक आप ढूंढ नहीं सकते। तो फिजिक्स में कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी भी होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। उनको कम्प्लीटली, उनको अच्छी तरह से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। तो वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, वे भौतिक राशियाँ सदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो आइए सदिश राशियों के बारे में हम लिखें जरा। सदिश राशियाँ, वेक्टर क्वांटिटीज। ये वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इनके बारे में मैं लिखने चल रहा हूँ। देखिए, वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। एवं जो सदिश योग के नियमों का पालन करती हैं। एवं जो सदिश योग के नियमों का पालन करती हैं, कामा सदिश राशियाँ कहलाती हैं। सदिश राशियाँ कहलाती हैं जैसे वेग, त्वरण, बल, संवेग, इत्यादि। तो ये वेग, त्वरण, बल, संवेग, ये सब जो है ये सदिश राशियाँ हैं। आइए हम आपको बताएं कि सदिश राशियों को किस तरह से निरूपित किया जाता है। जैसे हम वेग को ले लें तो सदिश राशियों को वेग की इंग्लिश होती है वेलोसिटी, VELOCITY। इसको V से निरूपित किया जाता है, V से दर्शाया जाता है। यदि V एक सदिश राशि है तो V के ऊपर एक एरो लगा करके हम दिखलाते हैं। अभी दिशा का ज्ञान करने के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि ये देखिए, ये नॉर्थ है, और जब कभी किसी मैप पर देखा जाता है, कोई मैप आप देखते हैं तो मैप पर किनारे एक बनाया गया रहता है डायरेक्शन चार्ट। तो इस तरह से बनाया गया रहता है, इधर नॉर्थ, इधर ई लिखा रहता है। यदि न भी लिखा रहे तो भी, यदि न लिखा रहे तब तो हम ऊपर वाले को नॉर्थ मानेंगे, नीचे वाले को साउथ। नॉर्थ मीन्स उत्तर, साउथ मीन्स
दक्षिण, और यह ई का अर्थ होता है ईस्ट पूर्व, यह होता है उत्तर, ये होता है पूर्व। आप जानते हैं कि पूर्व के सामने जो होता है वह पश्चिम होता है, इसको वेस्ट बोला जाता है, ये पश्चिम होता है। और साउथ का मतलब होता है दक्षिण, यस स्टैंड्स फॉर साउथ। तो ये अगर कहीं दिया रहे कहीं न दिया रहे, कोई मैप आप देख रहे हो कहीं कुछ नहीं लिखा है, कोई इंडिकेशन नहीं है, इट मीन्स कि ऊपर की दिशा में उत्तर है और नीचे की दिशा में दक्षिण, दाहिने हाथ दिशा में पूरब और बाएं हाथ जो है पश्चिम है। इस हिसाब से हम मैप देखते हैं। कहीं मैप रीडिंग करनी होती है तो थोड़ी सी हमको आवश्यकता है सदिश राशियों के बारे में बताने की, बहुत अधिक नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा ही बताने के बाद बोलना बंद करूँगा। तो सदिश राशियों को ये सब लिखना चाहिए हमको, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ। सदिश राशियों को सपोज दैट कि कोई ए जो है सदिश राशि है, सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए इसके ऊपर तीर लगाते हैं पहली चीज़। या यहाँ पर वेलोसिटी वेग है, वेग के ऊपर तीर लगा दिया। मान लीजिए यह कहा जा रहा है किसी वस्तु का वेग 4 किलोमीटर पर सेकेंड पूर्व की ओर है, वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड किस दिशा में है? पूर्व की तरफ है। तो सबसे पहले हम इस डायरेक्शन चार्ट को अपने दिमाग में रखेंगे, और दिमाग में रखेंगे तो क्या है, पूरब किस दिशा में है? पूरब इस दिशा में है। तो इसको 4 किलोमीटर पर सेकेंड पूर्व के सदिश को बनाने के लिए या इस राशि को दर्शाने के लिए हम पहले पैमाना मानते हैं। पैमाना, इस पैमाने पर मानते हैं कि माना क्या 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड बराबर 1 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ पर हिंदी में ही लिखना चाहिए, कोई बात नहीं, हिंदी इंग्लिश चलता रहता है यहाँ पे। 1 किलोमीटर पर सेकेंड बराबर 1 सेंटीमीटर हमको ग्राफ पर दर्शाना है। 4 किलोमीटर पर सेकेंड पूर्व। आप जानते हैं कि यह क्षैतिज दिशा, इस दिशा में पूरब है, तो पूरब की दिशा में हम एरो बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, ये देखिए, इस दिशा में 4 से तो 1 किलोमीटर प्रति सेकंड में 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 4 किलोमीटर पर सेकंड में इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम सबसे पहले जो है 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचते हैं, 3 और 1 4 हो गया। 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचते हैं और पूर्व की दिशा में एक एरो बना देते हैं। तो यही वेक्टर v, यहाँ पर वेक्टर v बराबर 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। बच्चों, किलोमीटर के साथ यहाँ घंटा लिखा जाता है, फिलहाल मैंने सेकंड लिख दिया है तो लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप समझें। 4 किलोमीटर पर सेकेंड, ये मैंने लिखा पूर्व की तरफ। अगर उत्तर की तरफ यही कहता तो इसी को उठा करके हम उत्तर की तरफ ऐसे बना देते 4 सेंटीमीटर और इतना लंबा। तो सदिश राशि को वेक्टर, ये वेक्टर जितना ही लंबा होगा उस या सदिश राशि जितनी ही लंबी होगी या तीर जितना ही लंबा होगा उस सदिश राशि का परिमाण उतना ही लंबा होगा या उसका आंकिक मान उतना ही अधिक होगा। इस चीज़ को आप लोग जानते रहिए। तो ये पूरब की तरफ है, कभी उत्तर की तरफ का है कि कोई वस्तु पूरब जा रही है फिर उत्तर चली गई तो ये उत्तर होता है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैप पर कभी कभी ऐसे न बना करके कई जगह भी स्पेशल इंडिकेशन दिया गया रहता है, जैसे ये कर दिया जाए, ऐसे कर दे और नॉर्थ इधर बना दे तो नॉर्थ इधर हो जाएगा तो साउथ इधर हो जाएगा, और ईस्ट इधर हो जाएगा तो वेस्ट इधर हो जाएगा। ऐसे होता है। कभी कहीं किसी मैप पर ऐसे भी बनाया हो सकता है, इधर नॉर्थ कर देगा तो जब नॉर्थ इधर हो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तब नीचे की दिशा में क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, और ऊपर की दिशा में वेस्ट हो जाएगा। वास्तव में ये जो न्यूज़ शब्द बना हुआ है जिसको समाचार आप कहते हैं, संभवतः इन्हीं चारों शब्दों को उठा करके मिला करके बनाया गया होगा न्यूज़। NEWS
इसका अर्थ होता है समाचार। चारों दिशाओं की सूचनाओं का संग्रह, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण या उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों तरफ की सूचनाओं का संग्रह ही क्या कहलाता है? समाचार कहलाता है। कुछ ऐसे ही रहा होगा, इसलिए वो बनाया गया होगा। तो अभी मैंने आपको सदिश राशियों के निरूपण के बारे में बताया यहाँ पर। अच्छा, ये मैंने केवल ऐसे ही बना दिया है। वास्तव में वेक्टर को जब बनाया जाता है तो वेक्टर v को तीर के रूप में है। कभी कभी जल्दी में बनाते हैं तो ऐसे वेक्टर को बनाने का तरीका है कि अभी ये केवल एक सीधी लाइन से खींच सकते हैं या कुछ ऐसे भी खींचा जा सकता है। तो जिस राशि के ऊपर तीर लगा हो या ऐसी लाइन खींची गई हो, उसको मान लिया जाना चाहिए कि वह सदिश राशि है। एनसीईआरटी की बुक्स में, एनसीईआरटी किताबों में सदिश राशियों को दो प्रकार, सदिश राशियों को कभी अभी आगे पढ़ेंगे या हो सकता है 9th वाले में देखें, तो उसमें भी यदि कहीं सदिश राशि को बनाना होगा तो एनसीईआरटी इस तरह से न लिख करके, वेक्टर ए न लिख करके इसी ए को थोड़ा मोटा कर देता है। ये थोड़ा मोटे अक्षरों में। जब कभी एनसीईआरटी की बुक में कोई शब्द मोटे अक्षरों में लिखा हुआ मिले तो आप मान लीजिएगा कि वह जो है सदिश राशि है। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर गति। अभी तक तो ये था, इसके बारे में, इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ फंडाज की आवश्यकता थी, इसको मैंने बताया। वेग, इसमें यह दिशा होती है। बल में भी दिशा होती है। बल में भी दिशा, इसे मान लीजिए हम इसमें बल लगा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पे मैं बल लगा रहा हूँ। किस दिशा में लगा रहा हूँ? एक निश्चित दिशा में लगा रहा हूँ। इस दीवार पर या इस व्हाइट बोर्ड पर अंदर की तरफ लगा रहा हूँ। कोई उधर से धक्का दे तो बाहर की तरफ, कोई ऐसे धक्का दे तो स्पर्शरेखी दिशा में, एक इसकी निश्चित डायरेक्शन होती है। इसलिए ये सब राशियाँ जो हैं, बल जो है, सदिश राशियाँ, संवेग, इसके बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे। आइए अब हम चलते हैं सरल रेखीय गति या ऋजुरेखीय गति। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सरल रेखा का मतलब क्या होता है? एक सीधी रेखा, या ऋजु रेखा का भी मतलब होता है एक सीधी रेखा। हालांकि अभी थोड़ा सा दूरी की बात करेंगे तो सीधी रेखा नहीं रहेगी, वो थोड़ा कुछ तिरछी रेखा भी हो जाएगी। फिलहाल हम एक सीधी रेखा में गति की बात करने चल रहे हैं। मान लीजिए यह कोई पॉइंट O है और यहाँ से कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट या कोई पिंड यहाँ से इधर की तरफ जाता है। यह इसके बीच में कुछ पॉइंट्स, मान लीजिए यह A है, यह B है, ये C है और यह पॉइंट D है। यह 25 मीटर पर है, यह मान लिया 0 मीटर, यह 25 मीटर, यह 50 मीटर, ये 75 मीटर और ये 100 मीटर को दर्शाता है। इस तरीके से तो सरल रेखा में गति, कोई ऑब्जेक्ट, बस, कार, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति, कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, कोई कार भी हो सकती है जो कि इस दिशा मूव करे, ऐसे वैसे। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे दूरी। एवं
विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड यदि कोई वस्तु, मान लीजिए कि कोई पॉइंट यहाँ पर ए है, ए से बी तक गई, सीधी रेखा में ही गई, और बी से सी तक यहाँ पर गई। सपोज दैट यह दूरी 3 किलोमीटर है और यह दूरी 4 किलोमीटर है। ए से बी तक 3 किलोमीटर और बी से सी तक 4 किलोमीटर। इस रास्ते से कोई वस्तु या कोई पिंड गया और सी तक पहुंचा, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? ए बी 3 किलोमीटर और बी सी 4 किलोमीटर। तो दूरी बराबर हो जाएगा यहाँ पर, दूरी बराबर 3 धन 4 बराबर 7 किलोमीटर। विस्थापन आप ज्ञात करना चाहते हैं। विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन के लिए जो है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों को पहले हम देखते हैं और दोनों को एक सीधी रेखा से मिला देते हैं। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, और वह जो न्यूनतम दूरी है वह सीधी रेखा ही होगी। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वही विस्थापन कहलाती है या कहलाता है, कह लीजिए। ये सब जो दूरी और विस्थापन बताया जा रहा है यह किसी गतिमान वस्तु के लिए बताया जाता है। तो दूरी किसे कहते हैं? किसी गतिमान वस्तु द्वारा दिए गए समय में तय किए गए संपूर्ण पथ की लंबाई दूरी कहलाती है, या किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए संपूर्ण पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। जबकि किसी गतिमान वस्तु द्वारा या किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वह विस्थापन कहलाती है। दूरी अदिश राशि है, दूरी में दिशा नहीं होती है। कैसे? ये देखिए, यहाँ से इधर गया, पूरब गया, और यहाँ से इधर, अभी मैंने बनाया था चार्ट, तो ये बता रहा था कि ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। तो इधर इस दिशा में जा रहा है, तो ये पहले पूर्व जा रहा है, पूर्व से बी पर जाने के बाद ये यहाँ से पश्चिम की तरफ हो गया। तो इसमें इसकी दिशा फिक्स नहीं है। जब दिशा फिक्स नहीं है तो इसको अदिश बोलिए ना। तो दूरी में कोई दिशा नहीं होती है, लेकिन विस्थापन में दिशा होती है। कैसे दिशा होती है? आइए देखिए। पॉइंट ए पॉइंट सी, कोई दो बिंदु ले लीजिए, उन दोनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा से मिला दीजिएगा तो उसमें एक दिशा आ जाएगी। ए सी में एक दिशा है, ए से सी की तरफ। तो यह आप कहेंगे इस दिशा को कौन सी दिशा बोली जाएगी? ये दिशा कौन सी दिशा है? आप पहले बनाइए इसको। ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और इसके बीच इसी के समानांतर एक यहाँ से ले लीजिए, और तो ये जो दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। अगर यह कोण मान लीजिए आपको ज्ञात होता थीटा, तो थीटा डिग्री उत्तर पूर्व हम लिख सकते थे। उत्तर से पूर्व की तरफ थीटा डिग्री के कोण पर ये कोण यदि हमको ज्ञात होगा, बाय द वे कहीं किसी भी तरीके से यदि यह कोण पता चल जाता है तो ये बताया जाता है। ये आगे की चीज़ें हैं, अभी आपको इतना जानकारी रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ़िलहाल आपको फिज़िक्स के बारे में ज़्यादा जानकारी देनी है तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देना चाहता हूँ कि दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। अभी आपने देखा कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? वो विस्थापन कहलाती है। तो इसको परिभाषित हम कैसे करेंगे, ये ज़रा हम देखते हैं या परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। आप कहेंगे कि एसी की अभी विस्थापन आपने बताया नहीं, बता रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे 90 अंश का कोण है, मान लीजिए कि 90 अंश से कोण पे जा रहा है, तो ये इसकी जो लंबाई निकालेंगे, एसी की लंबाई निकालेंगे
तो आप पाएंगे विस्थापन AC बराबर अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और AB का स्क्वायर तो ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16, ये 25 हो जाएगा, निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5। अगर ये किलोमीटर है तो ये 5 किलोमीटर। चूँकि यह विस्थापन है इसलिए इसके ऊपर तीर दिखलाएंगे। इसकी दिशा दिखलानी है तो दिशा अभी मैंने बताया है कि थीटा डिग्री उत्तर पूर्व दिशा में। और दूरी के बारे में भी मैंने बताया है, दूरी मैं यहाँ लिख दूँ, दूरी A से C तक जाने में दूरी, A से C तक जाने में तय दूरी बराबर AB प्लस BC। AB है 3 किलोमीटर और BC है 4 किलोमीटर, ये हो जाएगा 7 किलोमीटर। तो दूरी की परिभाषा क्या है, कैसे हम दूरी को परिभाषित करेंगे, आइए देखते हैं। दूरी डिस्टेंस किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए संपूर्ण पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। यह एक अदिश राशि है। और एक चीज़ और बताऊं, यदि वस्तु गतिमान है तो दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, यह सदैव धनात्मक ही होती है। दूरी का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता, दूरी का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता। चित्र में या यदि कोई वस्तु या पूरा क्या लिखूंगा तो लिखते ही रह जाऊंगा। किसी वस्तु द्वारा A से C तक, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, कि किसी पिंड को A to B, B to C मार्ग पर A से C तक, A to B, B to C मार्ग पर A से C तक जाने में 3-4 बराबर 7 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। या अब विस्थापन के बारे में कैसे बताएंगे?
किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, जो कि ये एक सीधी रेखा होगी, जो कि एक सीधी रेखा होगी, ब्रैकेट बंद। किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। यहाँ पर ऊपर लिखा गया दूरी, यह एक अदिश राशि है, तो इसमें लिखेंगे यह एक सदिश राशि है, पूर्ण विराम। इसमें यहाँ लिखा गया दूरी का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। यहाँ पर लिखा जाएगा विस्थापन का मान धनात्मक, शून्य तथा ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। यही इन दोनों में अंतर भी है। अगर आपको लिखना हो तो एक तरफ दूरी लिखिए, दूसरी तरफ विस्थापन, दोनों में अंतर दिखलाना हो तो दोनों का अंतर भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि विस्थापन का मान विस्थापन का, ये दिशा तो था ही, इसको रहने दीजिए। विस्थापन का मान धनात्मक कामा शून्य एवं ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। ये विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य कुछ भी हो सकता है। आइए हम आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। एक दो एग्जाम्पल ले करके जब हम आपको समझाएंगे तो कुछ और अच्छी तरीके से क्लियर होगा दूरी और विस्थापन में। आइए एक एक उदाहरण करके हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ यह कोई पॉइंट O है, O से कोई पॉइंट A यहाँ पर है, यह पॉइंट B है और यह पॉइंट C है। मान लीजिए OA के बीच की दूरी आपकी, यहाँ से O से A के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर, O से B की दूरी 60 सेंटीमीटर और O से C की दूरी जो है 80 सेंटीमीटर है। सारी दूरियां यहीं से, सॉरी ये 0 सेंटीमीटर मत मानिए, इसको मीटर मानिए, ये मीटर। तो क्या है, यदि कोई व्यक्ति ये O से स्टार्ट करता है, O से स्टार्ट करता है और सीधे C पर पहुंचता है और C से फिर कहाँ पहुंचता है, B पर पहुंचता है। O से C पर, C से B पर। तो इस पूरे यात्रा में आपको ज्ञात करना है दूरी और विस्थापन। तो दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए दूरी बराबर O से C तक गया, कितनी दूरी चला, दूरी बराबर OC प्लस CB। O से C पर गया, C से B पर गया, तो O से C पर गया और C से B पर गया, तो OC इज इक्वल टू 80 है, 80।
अब आप कहेंगे CV कितना है, अरे 80 है, ये 60 है, 80 में से 60 घटा दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा 80 माइनस 60, तो ये हो जाएगा 80 प्लस 20 बराबर 100 मीटर। ये 100 मीटर हो जाएगा। कैसे? अभी मैंने बताया कि BC की दूरी कैसे 20 होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 60 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 60 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 80 है, तो इस पूरी दूरी में से इतना काट के निकाल दीजिएगा तो यही बचेगा ना। तो ये पूरी दूरी 80 और ये दूरी 60, तो 80 में से 60 घटाइए, ये 80 में से 60 घटाइए 20 हो जाएगा। ये सब का सब मीटर में है तो मीटर में आ जाएगा। विस्थापन कैसे ज्ञात करेंगे? विस्थापन अभी बताया गया कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। यहाँ देखिए प्रारंभिक बिंदु वो है, प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु भी है, तो यह भी अंतिम। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितने मीटर है? 60 मीटर है। तो यही विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन बराबर OB। और ये कौन सी दिशा है देख लीजिए आप अपने डायरेक्शन से, यह नॉर्थ है तो यह ईस्ट है, डायरेक्शनल चार्ट है। तो विस्थापन बराबर वेक्टर OB बराबर 60 मीटर पूर्व। अगर दिखाना चाहें तो दिखाएं, फिलहाल अभी आप लोगों को इस तरह से दिखलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ बताया जाता है, बता रहा हूँ तो मैं बता दे रहा हूँ कि विस्थापन वेक्टर OB के बराबर होगा। चूँकि विस्थापन को दिशा के साथ दिखलाया जाता है इसलिए 60 सेंटीमीटर पूर्व दिशा में दिशा के साथ आपको बताया गया। दूसरा क्वेश्चन आपका हो सकता है, दूसरा मैं एग्जाम्पल आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जाम्पल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, ये कोई आयताकार पथ ले लीजिए, मान लीजिए कि ये 6 किलोमीटर है और ये 4 किलोमीटर है। तो ये आयत जैसा है इसलिए यह भी 6 किलोमीटर हो जाएगा, इसके सामने ये 4 किलोमीटर। कोई वस्तु पॉइंट A से स्टार्ट करती है और B पर जाती है, B से C पर और C से D पर और D से चली आती है A पर, A से B, B से C, C से D, D से A पर। तो चलित दूरी इस दशा में दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी 6 + 4 + 6 + 4 6 + 4 + 6 + 4 कुल मिलाकर इसकी परिधि बोलेंगे, इसके परिधि के बराबर इतना किलोमीटर है तो यहाँ किलोमीटर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर। और विस्थापन कितना हो जाएगा? विस्थापन बराबर यहीं से चला, वस्तु यहीं से चली और फिर यहीं पे आ गई, तो उन दोनों के बीच की दूरी पॉइंट A से चली और पॉइंट A पर ही चला कर रुक गई, तो उन दोनों के बीच की दूरी 0, अर्थात डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 मीटर। इट हैविंग नो डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हो गई? 20 किलोमीटर। इसी से मिलता जुलता एग्जाम्पल कुछ ऐसे, इसी एग्जाम्पल में जो है इसको एग्जाम्पल नंबर 3 बना दिया जाए। कोई वस्तु A से B तक जाए और B से C तक जाए, A से B, B से C, तब इस दशा में कुल कितनी दूरी होगी और कुल कितना विस्थापन होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि दूरी बराबर, पहले लिखिए, दूरी बराबर हो जाएगा 6, A से B 6, 4 और 6, 6 + 4 + 6 बराबर 16 मीटर। ये हो गया? यहीं नहीं,
ए से बी, बी से सी, सी से डी, सॉरी ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये डी तक आया, तब इसके इस पथ पर कुल दूरी इतनी हो गई और विस्थापन कितना हो गया? विस्थापन ये देखिए प्रारंभिक बिंदु यह है, अंतिम बिंदु यह है, इन दोनों को मिला दिया सीधी रेखा से, सीधी रेखा पर मिलाने पर इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वही दूरी क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। और वह दूरी है डी ए, इसको डी से ए की तरफ है, वेक्टर डी ए बराबर इसको लिखा जाएगा 4 किलोमीटर। किधर की तरफ? या तो उत्तर लिखें और नहीं तो ऊपर की तरफ लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं, उत्तर की तरफ। तो ये विस्थापन हो गया। तो आपने देखा कि यहाँ पर विस्थापन 0 हो गया, यहाँ पर विस्थापन 0 है, जबकि दूरी कितनी है? पॉजिटिव है, 20 है। यहाँ पर दूरी अधिक है 16 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन क्या है? विस्थापन 4 किलोमीटर है। दूरी का मान विस्थापन से अधिक हो सकता है, दूरी का मान विस्थापन के बराबर हो सकता है, लेकिन विस्थापन का मान कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता है। आप देखिए यहाँ विस्थापन कम है, दूरी अधिक है। आप ये पूछ सकते हैं कि दूरी और विस्थापन कब बराबर होते हैं? जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है, मान लीजिए ए से बी पर गई, बी से सी, सी से डी, यहाँ से यहाँ तक गई, तो इस दिशा में जो दूरी निकालेंगे दूरी भी, और इस दिशा में जो विस्थापन निकालेंगे वो विस्थापन, दूरी और विस्थापन दोनों जो होंगे वो बराबर होंगे। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई चलिए ठीक है, दूरी को आपने विस्थापन के बराबर दिखा दिया, सीधी रेखा में ले लिया, तो जो दूरी चली गई होगी वही विस्थापन हो गई। लेकिन अभी आपने सीधी रेखा में केवल देखा है कि यहाँ से पॉइंट ओ से स्टार्ट किया, ए से गया बी पर, तो यहाँ पर दूरी ओ से और बी पर कोई वस्तु गई तो दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो गई। लेकिन ओ से बी पर जाए, बी से ए पर आए, तब तो दूरी में यह दूरी और ये दूरी दोनों जोड़ेंगे, लेकिन विस्थापन में केवल यही दूरी हो जाएगी, ओ ए हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर विस्थापन जो हो जाएगा कम हो जाएगा दूरी से। तो ये दो केसेस देख लिए। आपको यह दिखलाना है कि विस्थापन ऋणात्मक कैसे होता है। विस्थापन में चूँकि दिशा होती है इसलिए विस्थापन ऋणात्मक भी होता है। आप कोऑर्डिनेट एक्सिस संभवतः बनाना सीखे हों, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या नंबर लाइन आप बनाना जानते होंगे। यहाँ पर मान लीजिए नंबर लाइन का यह 0 है, यह 10 मीटर है और यह 20 मीटर है। यह पॉइंट ओ, ए, बी और इधर है -10 और यह पॉइंट है सी। कोई वस्तु, यह अगला एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझाते चला जा रहा हूँ। जब कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा तो उस हिसाब से आप समझते चले जाइएगा। कोई बॉडी या कोई व्यक्ति स्टार्ट किया, यह मीटर सब मान लीजिए मीटर है, ये सब मीटर है। तो कोई बॉडी स्टार्ट किया, ओ से ए पर गया, ए से बी पर गया और बी से फिर ए पर आया, ए से ओ पर आया और ओ से सी पर गया। तो इस दशा में इतना दूरी जब तय किया गया तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी बराबर ओ से बी तक गया तो 20 मीटर गया, बी से ओ तक आया तो भी 20 मीटर ही आया, और ओ से फिर सी तक आया। देखिए ओ से बी तक 20 मीटर, फिर बी से ओ तक 20 मीटर, फिर ओ से सी तक, ओ से सी तक। तो आप -10 नहीं लिखेंगे क्योंकि दूरी है, दूरी कभी ऋणात्मक होती नहीं है, मैंने आपको बताया है। तो ये हो जाएगा 10, क्योंकि ओ से सी तक आएंगे तो 10 हो जाएगा। अब इसको सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 50 मीटर। वस्तु यहीं से स्टार्ट की और फिर लौट के यहीं पे चली आई, विस्थापन 0। लेकिन ये नहीं कह रहा है, कह रहा है कि इसमें विस्थापन कितना होगा। आइए मैं आपको बता दूं कि इधर की तरफ नापी जाने वाली दूरी पॉजिटिव, इस पॉइंट ओ से इधर की तरफ
नापी जाने वाली दूरी पॉजिटिव और इधर तरफ नापी जाने वाली दूरी ऋणात्मक होती है, जैसा कि नंबर लाइन को होती है। आप नंबर लाइन को पढ़े होंगे, हाँ नंबर लाइन आप पढ़े होंगे, मैथ्स में है आपके। तो विस्थापन को कैसे परिभाषित किया जाता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, तो कैसे? प्रारंभिक बिंदु O है और अंतिम बिंदु C है, या O है और C है, तो विस्थापन कैसे लिखेंगे? विस्थापन बराबर -10 मीटर हो गया। आप दिशा क्या है? O से बाईं तरफ, गामा O से बाईं तरफ। केवल दिशा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ही नहीं होती है, दाएं तरफ बाएं तरफ ऊपर नीचे, इसको भी डायरेक्शन के रूप में समझा कर लिखना है तो लिखा जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आज दूरी विस्थापन तक ही रहने दिया जाए। तो मैंने आपको बताया गति के बारे में और स्थिर अवस्था के बारे में, गतिमान अवस्था के बारे में और स्थिर अवस्था के बारे में। फिर उसके बाद से मैंने आपको बताया सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में, और तथा इसके बाद मैंने आपको बताया दूरी और विस्थापन के बारे में। दूरी और विस्थापन के बारे में मैं क्लियर करते हुए मैंने आपको ये बताया कि सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ, जैसे दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है, और लेकिन दूरी सदैव जो है धनात्मक होगी। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से कभी अधिक नहीं हो सकती, यानी विस्थापन का मान दूरी के बराबर हो सकता है लेकिन दूरी से अधिक नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह सीधी रेखा में नापी जाने वाली डिस्टेंस है या दूरी है, और दूरी जो होती है वह कहीं तिरछे रास्ते पर भी गया है तो सारे लंबाई, सभी पथ की लंबाई उसकी ली जाती है, इसलिए दूरी का मान अधिक हो जाता है विस्थापन से। दूरी का मान विस्थापन के बराबर हो सकता है या विस्थापन से बड़ा हो सकता है। कब बराबर होता है, कब बड़ा होता है, इसको मैंने आपको दिखा दिया है। एक एग्जाम्पल और मैं आपको देना चाहूँगा, लेकिन इसके साथ ही साथ इतना चीज़ मैं बता दिया, और एक बहुत छोटी सी चीज़ मैं भूलता चला जा रहा था। दूरी और विस्थापन का मात्रक एक ही है। दूरी और विस्थापन, दूरी को भी हम मीटर में नापते हैं और विस्थापन को भी मीटर में। कोई कह सकता किलोमीटर में नहीं नापते हैं, मापते हैं, किलोमीटर में मापा जा सकता है विस्थापन। यदि बिल्कुल सीधी रेखा हो तो किलोमीटर में भी, सेंटीमीटर में नहीं मापा जा सकता है, मापा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब दूरी और विस्थापन दोनों को मीटर में नापते हैं तो मीटर में मापिए, या सेंटीमीटर में मापते हैं तो सेंटीमीटर में मापिए, जैसे ही आपकी इच्छा। किलोमीटर में मापते हैं तो किलोमीटर में। क्योंकि हम लोग MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम को लेकर के चलते हैं, या SI सिस्टम एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है। इंटरनेशनल सिस्टम में मीटर, किलोग्राम और सेकंड यही सब चलता है। मैं इसके बारे में हो सकता है कभी बताऊँ आपको। तो ये समझिए कि बस दूरी और विस्थापन इन दोनों का मात्रक जो है मीटर है। एक और एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा था, मैं अभी समाप्त करने के पहले एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं। हम लोग तो यहाँ पर जो एक ही गति ही पढ़ रहे हैं, लेकिन एक थोड़ा सा वक्र रेखा में गति पढ़ लिया जाए या तिरछी रेखा में गति पढ़ लिया जाए। अभी ये एक एग्जाम्पल और एक या दो एग्जाम्पल मैं आपको दे करके समाप्त कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति किसी अर्धवृत्त पर कोई चल रहा है, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया ये और यहाँ से चलने के बाद यहाँ पे चला आया। इसकी रेडियस मान लीजिए R है, या पॉइंट O से ये दूरी R है। A से स्टार्ट किया, B पर चला आया, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी आप जानते हैं कि अगर कोई वृत्त है और वृत्त पर कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक चले तो इसके द्वारा चली गई कुल लंबाई होगी 2πr, जो कि वृत्त की परिधि के बराबर होगी। तो इसकी पूरी की पूरी परिधि 2πr होती है। तो A से और B तक गया, तो A से B तक यह दूरी कितनी होगी? यह हो जाएगी πr। 2πr में जब 2 से भाग देंगे या आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? πr। और विस्थापन कितना हो जाएगा? यहाँ पर विस्थापन A से B तक गया, तो विस्थापन A और B के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। इसको सीधी रेखा से मिलाएंगे तो पाएंगे कि यह व्यास है। तो व्यास कितना है? या R है या R है,
कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r। इस एक अगला एग्जाम्पल जो है कि मान लीजिए अगला एग्जाम्पल यही है, एग्जाम्पल कि कोई वस्तु यहाँ से चलती है और फिर इसी बिंदु पर चली जाती है। तो बिंदु ए से स्टार्ट करती है और ये होते हुए पुनः बिंदु ए पर चली जाती है। तो इसके द्वारा चली गई दूरी इसके लिए लिखा जा रहा है, चली गई जो दूरी होगी वह 2πr होगी। लेकिन विस्थापन कितना होगा आप जान गए होंगे, ए से स्टार्ट कर रहा है और फिर ए पर ही चला आ रहा है, तो विस्थापन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ये भी यही है, दूसरा वाला भी यही है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कभी कभी तमाम तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आपको सोचने के लिए छोड़ दे रहा हूँ, वैसे आशा करता हूँ कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। कोई व्यक्ति एक अर्धवृत्त के पथ पर ऐसे चलता है और यहाँ पर चला आता है, पॉइंट ए से पॉइंट ओ पर, ये बी से होते हुए इस रास्ते जाता है, ऐसे चला आता है। तो इस दशा में तय की गई दूरी कितनी होगी और इस दशा में तय किया गया विस्थापन कितना होगा, आप लोग कैलकुलेट करके रखिएगा। अगले लेक्चर में मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा और आप लोग अपने आंसर को कंसाइड कराने की कोशिश कीजिए कि आप सही जवाब दिए हैं कि नहीं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि इसकी रेडियस जो है ये r है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज r। अब शेष अगले वीडियो में आपको मिलेगा।